डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था थॉमसन एंड रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुथरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमें दो ड्रॉबैक्स मिलते हैं। समझते कि क्या है इसके ड्रॉबैक्स। मैंने ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिख दिए, बट हम पहले समझते हैं इसको। तो देखो, रुथरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उनमें बताया था कि रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज लाइक स्मॉल स्केल ऑफ सोलर सिस्टम। रुथर का एटॉमिक मॉडल हमने सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, रुथरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल is like small scale of solar system, राइट। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल जो भी था रुथरफोर्ड का, उनकी कंपैरिजन की थी हमने सोलर सिस्टम के साथ। चलिए सोलर सिस्टम में समझते हैं कि मासिव सन के अराउंडिंग क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं कुछ सर्कुलर पाथ पे, उसकी कुछ ऑर्बिट्स होगी। सेम चीज यहां पे रुथरफोर्ड ने भी बताई थी कि मासिव सन की जगह पे हम न्यूक्लियस लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और वो न्यूक्लियस के अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। तो यहां पे हम ये पॉइंट सेकंड लिख सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम nucleus of atom is like massive sun, राइट। एटम का जो न्यूक्लियस है उनको कंपैरिजन कर दिया हमने सन के साथ, इज लाइक massive sun एंड लाइटर इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमने आगे भी डिस्कशन किया है कि जो न्यूक्लियस है उनमें ही एटम का सभी मास कॉन्सेंट्रेट होता है, क्योंकि एटॉमिक मास हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम इज लाइक मासिव सन एंड इलेक्ट्रॉन्स are like planets. Clear? Electrons are like planets. तो ये था सेकेंड पॉइंट। अभी हम यहां पे डिस्कशन करते कि फर्स्ट ऑफ सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में जो सन है उनके अराउंडिंग प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते, और वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हें कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है सभी को। जबकि एटम के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनकी कंपैरिजन कर दी कोलम्बिक फोर्स। तो चले यहां पे लिखते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू हम लिखते G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इज सिमिलर देन कोलम्बिक फोर्स।
कूलम्बिक फोर्स आप आगे 12th में पढ़ोगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ये भी दोनों में सेम ही है ऑलमोस्ट, समझते हैं। वेर G इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हियर K equals to also constant, Coulombic constant. Now M1 and M2 mass of planets, where Q1 and Q2 are charge of particles. देखो यहां से डिफरेंट हुआ, यहां से डिफर कर गया। जो भी हम जानते कि सन के अराउंडिंग जो प्लैनेट्स होते उनका हम वहां पे मास लेते हैं, बट जो कूलम्बिक फोर्स है उनमें हम दोनों पार्टिकल का चार्ज लेते हैं। Q1 एंड Q2 आर द चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड व्हाट इज R, तो R इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दोनों में सेम ही है वो, तो R डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अभी यहां से हमें समझना है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो चार्ज लेस होते हैं। क्लियर, यहां पे लिखते प्लैनेट्स आर चार्जलेस, अनचार्ज बोलो या चार्जलेस, whereas electron are charge particle। इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। और यहां से अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो समझते हैं। तो देखो हम आगे पढ़ेंगे मैक्सवेल थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, बराबर, आगे हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अंडर एक्सेलरेशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं। चलिए यहां पे हम समझते हैं, समझना ये पॉइंट कि कोई एटम, चलो एटम हमने दिखा दिया, तो हम जानते हैं कि एटम में ये है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इनके अराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिखते अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, when charge particle under acceleration, charge particle under acceleration, it emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो ये समझो, ये इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंडिंग क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन है, तो यहां पे टू टाइप्स के फील्ड प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां से कुछ रेडिएशन बाहर इमिट हो गए, ये रेडिएशन को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, तो देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन
इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी पॉइंट को ध्यान से समझो, यहां पे पॉइंट समझना है आपको। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ हमें ये पता है कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है कॉन्स्टेंटली। उनके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होगी जो ये जो अट्रैक्शन है उनका अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होगी, जो एनर्जी में से कुछ एनर्जी ये ये जो अट्रैक्शन होता है उनको क्या करता है, अपोज करता है। और कुछ एनर्जी ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए वो यूज करता है। और जो बाकी हो एनर्जी वो यहां पे क्या करता है, रेडिएशन के थ्रू बाहर इमिट करता है। अगर समझो कि मैक्सवेल थियरी के हिसाब से जाए तो यहां पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी क्या कर देगा, बाहर इमिट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाएगी और जो यहां पे अपोज करने के लिए यूज करता था वो भी चली गई। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में आ जाएगा, खींच लेगा न्यूक्लियस उसको, और जो ऑर्बिट है वो श्रिंक हो जाएगी ऐसे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हमें भी पता है। अगर ऐसा होता तो ये सृष्टि, ये वर्ल्ड का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिवली चार्ज के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे एक एक्सप्लोज होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विथ इन स्मॉल टाइम मैं आपको बता दूं 10⁻⁻8 सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स आर श्रिंक। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा और ऑर्बिट श्रिंक होगी, बट ये नहीं होता है। तो हम यहां पे रुथरफोर्ड ने ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी, यानी स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहां पे कि एटम है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसके बाद उसके कोई पॉइंट्स ही नहीं दिए है। तो ड्रॉबैक नंबर 1, रुथरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम स्टेबल है, एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज एज इट इज स्टेबल है, पॉजिटिवली चार्ज बीच में होता है, नेगेटिवली चार्ज रोटेट होता है, स्टेबल है। बट रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये पॉइंट वहां पे हमें कुछ बताया नहीं था, यानी रुथरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पॉइंट नंबर 2, रुथरफोर्ड ने यह बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, ऐसा पॉइंट बोला था वहां पे। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट, ये बात नहीं बताई थी। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात नहीं बताई थी। वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, वो बात भी नहीं बताई थी। तो सेकेंड ड्रॉबैक यहां पे हमने वो लिखा है कि इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। न्यूक्लियस के अराउंडिंग ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में नहीं बताया, हम आगे पढ़ेंगे वो। अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जी ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी वो भी नहीं बताई थी। तो ये मेन 2 ड्रॉबैक्स है और ये मैंने आपको समझाया। तो मेन आपको ये प्रिपेयर करना है ड्रॉबैक्स, बट ड्रॉबैक समझने के लिए आपको ये थियरी यहां पे रीड करना होगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है। बट पहले इतना लिख लो आप, फिर हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं।
चलो लिख लिया। फिर देखो इनके बाद आपको दिया है कि हमने दो एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन, रुथरफोर्ड। रुथरफोर्ड के ड्रॉबैक्स भी यहाँ भी हमने पढ़ लिए। फिर यहाँ पे धीरे धीरे हम अब मूव करेंगे नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। बट नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल समझने से पहले हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनका ड्यूअल नेचर समझना होगा, जिनमें पहले आज हम समझेंगे वेव नेचर, एक सेकंड होता है पार्टिकल नेचर। तो यहां पे मैंने लिखा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आगे मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के बारे में बताया था। तो यहां पे वही पॉइंट रिपीट है। पहले हमें देखनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको सेपरेट करो तो कुछ वेव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसिस्ट करते हैं। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, तो व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल वो एक्सेलरेट कर रहा है तब टू फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड ट्रांसमिट, ट्रांसमिट यानी आगे जाना। ये जो फील्ड ट्रांसमिट होते हैं वो कुछ वेव टाइप बिहेवियर रखते हैं और यही वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए फिर से एक बार, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। क्लियर, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड ट्रांसमिट, एंड ट्रांसमिट। दिस फील्ड आर ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो जो भी फील्ड प्रोड्यूस हुए वो ट्रांसमिट हो गए वेव के फॉर्म में, एंड दीज वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक सिंपल यहाँ पे एक 3D हमने इमेज बनाया हुआ है, जिनमें देखो ऐसा होता है, कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए। तो देखो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तब 2 फील्ड जनरेट होते, एक एक्स ले लो एक वाई ले लो। एक पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा तो दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दोनों फील्ड आप देख सकते हो एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है। और यहां से जो रेडिएशन आ रहा है उसे कहते हैं प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन है, प्रोपोगेट करना, यानी वो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। तो जो प्रोपोगेट की डायरेक्शन है उनको भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हमें कुछ ये फिगर आपको ऐसे समझनी है। देखो एक्स वाई एंड जेड, जेड डायरेक्शन यानी आपकी तरह आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। वेव्स जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में देखो ऐसे यहां पे हो रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वाई डायरेक्शन में देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। चलो इनके बाद ये जो वेव्स है वो वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिनमें एक मेन प्रॉपर्टीज हमने पहले ऑलरेडी पढ़ ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आगे हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर, वो सब नीचे दिया ही है। जो 3 प्रॉपर्टीज बाकी थी वो मैंने बोर्ड पे लिखी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने अभी पहले ही कंप्लीट की। देखो जो फील्ड होते हैं वो एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को भी कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते। तो देखो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तब जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बात और है, बोथ आर यानी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, बोथ आर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहां पे भी बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपके सामने आ रही है। तो देख सकते हो कि बोथ आर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव की जो डायरेक्शन है उनको भी कैसे है, परपेंडिकुलर है। पॉइंट नंबर 1 यहां पे कंप्लीट। फिर से एक बार कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस by oscillating charge particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave. Point number 2, देखो हम जानते हैं कि साउंड है, वाटर वेव्स है, उसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, no required any medium, and also electromagnetic waves easily propagate in the vacuum में भी easily propagate होते हैं। तो second properties, unlike sound waves and water waves, electromagnetic waves do not require any medium and can move in the vacuum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी मूव्स करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यूवी रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर गेमा रेज, एक्स रेज, डिफरेंट सारे होते हैं, जिससे पूरा बनता है स्पेक्ट्रम। देखो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में देखना है स्पेक्ट्रम का पिक्चर कैसा है। देखो पेज नंबर 35, ये आपको दिया है स्पेक्ट्रम। तो पहले ये पॉइंट देखो कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर्स फ्रॉम वन अनदर बाय वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बहुत सारे टाइप्स के हैं, एक दूसरे से कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ से या उसकी फ्रीक्वेंसी से। देखो यहां पे आपको एक स्केल टाइप दिया है। स्केल में देखो आप लेफ्ट हैंड साइड गेमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, पूरी लॉन्ग रेडियो वेव्स। देखो यहां पे हर्ट्ज में भी दिया है और नीचे लैम्बडा वेवलेंथ में भी दिया है। इनमें से छोटा एक रेजिन जिन्हें हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर, आपको यहां पे दिया हुआ है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में फ्रीक्वेंसी के साथ बात करते हैं। फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो होती है 10⁶ हर्ट्ज, और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो एफएम एएम आप सुनते हो वो सब। सेकेंड आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 हर्ट्ज, जिनका यूज होता है फॉर रडार। रडार में जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो प्रेडिक्शन के लिए हम ये माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंफ्रारेड वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻13 हर्ट्ज, और इट इज यूज फॉर द हीटिंग पर्पज, हीट करने के लिए IF इंफ्रारेड्स, RI रेड्स यूज करते हैं। फिर आता है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन,
जो हमें डायरेक्टली सन में से मिलता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज है, और वो जो 10⁻16 और 10⁻13 के बीच आता है, उसमें से छोटा सा पोर्शन 10⁻15 जिन्हें कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वही हम देख सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, गेमा रेज है, एक्स रेज है, IR है, यूवी है, रेडियो है, बट उनमें से हम ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं। बाकी सब वेव्स देखने के लिए और उसका बिहेवियर चेक करने के लिए कुछ खास टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है, देखना। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको कैरेक्टराइज करते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए कुछ यूनिट्स, जिनमें एक होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू, इनके यूनिट्स, फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में से पर सेकेंड में जो वेव्स ऑफ नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यूनिट सेकेंड इनवर्स, फिर हर्ट्स सेकेंड, वेवलेंथ, ये सब ही पॉइंट्स यहां पे दिए। वेवलेंथ, लैम्बडा, यूनिट मीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर। फिर थर्ड था वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इनका यूनिट था मीटर इनवर्स। फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था जिनके ऊपर से एग्जाम्पल थे, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये सारी चीज आपको 4th प्रॉपर्टीज में दी है। एक बार मैं दिखा देता हूं, टेक्स्ट बुक में देखो, यहां से पूरी 4th प्रॉपर्टीज यहां तक है, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 2.3 2.4 सिंपल प्रॉब्लम है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो लिख लो आज के लिए इतना ही।